गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल वैल्यू एजुकेशन। आज हम आपको बताएंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है भारतीय समाजशास्त्र के BSOC 132 के जो एग्ज़ाम में आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है और जिनके अगर आप रीडिंग करते हैं और उनको आप एग्ज़ाम से 2 घंटे पहले पढ़कर जाते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और ये क्वेश्चंस वही हैं जो मतलब कि बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो आइए हम इन क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा सबसे आपको जैसे पता ही है कि हमने पांचों खंड है जो BSOC 132 के सभी कवर कर दिए थे अपनी क्लासेस के अंदर। और हमने जो देखा कि इसमें जितनी टोटल 5 खंड है और 12 इकाई है। जो हमारा पहला इकाई है इसके अंदर जितने भी हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। सिर्फ मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो जैसे कि हम यहाँ पर पढ़ेंगे विविधता का अर्थ क्या है, फिर उसके बारे में जो विविधता का अर्थ क्या है, फिर जो एकता का अर्थ क्या है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको पता ही है कि विविधता क्या है कि भारत में मतलब आपने देखा होगा कि अनेक प्रकार के धर्म के, जाति के, समुदाय के और भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे एकता का अर्थ। एकता का अर्थ क्या है, तो यहाँ पे जो दिया हुआ है ये कि एकता का अर्थ मतलब कि विविधता होने के बावजूद भी भारत में बहुत प्रकार की एकता मतलब विविधता होने के बावजूद भी भारत में एकता पाई जाती है। यह एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है, सामाजिक मनोवैज्ञानिक, समाज के अंदर सभी को एक्सेप्ट करना। फिर उसके बाद हम बात करते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत में विविधता कितने प्रकार से पाई जाती है। विविधता के रूप यानी कि विविधता के रूप मैंने आपको बताया ही था कि भाषाई होते हैं, प्रजाति होते हैं, धार्मिक और जाति आधार होते हैं। तो भाषाई कौन सी है, जो अलग अलग प्रकार की भाषा बोलने वाले लोग भारत में रहते हैं। फिर जो है क्या बोलते हैं, धर्मों की विविधता की बात करें तो भारत क्या है, हिंदू धर्म बहुल देश है और यहाँ पर अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं जिनकी मतलब धर्म अलग है और वो भी भारत में रहते हैं। जातिगत विविधता की बात करें तो भारत में जो यह जातीय परंपरा है और जो भारत में जातियाँ हैं वो 3000 से ज़्यादा है और विभिन्न प्रकार की जातियों वाले लोग भी मतलब भारत में रहते हैं। और जाति का उद्गम अगर माना जाए तो पहले क्या था, वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था को ही बाद में जातिगत कर दिया, जिससे जातिगत विविधता भारत में पाई जाती है। फिर भू राजनीतिक एकता के बारे में बात करें, फिर उसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसकी बात कर लेते हैं थोड़ा। तो जो एकता और विविधता वाला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है और विविधता वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है परस्पर निर्भरता की। परस्पर निर्भरता क्या होती है, और यहाँ आपने देखा होगा कि परस्पर निर्भरता मतलब एक आदमी दूसरे आदमी पर निर्भर है। वो किस तरह से निर्भर है, जैसे कि अगर मैं लोहार हूँ, मैं बर्तन बनाता हूँ, या एक सुनार है कोई दूसरा बंदा जो गहने बनाता है, तो वो मेरे ऊपर डिपेंड है। अगर उसको बर्तन चाहिए तो मेरे पास आएगा, मेरे को सोना चाहिए, लोहा सोना चाहिए, आभूषण चाहिए तो मैं उसके पास आऊँगा। एक तरह से मतलब क्या है, एक दूसरे पर परस्पर है। तो मतलब आपने देखा होगा कि एकता एवं विविधता एक तरह से भारत में पाई जाती है। मतलब फिर भी हम लोगों के बीच में इतनी जातीय विविधता, भाषाई विविधता, धार्मिक विविधता, जातिगत विविधता होने के बावजूद भी लोग मिलजुल कर रहते हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं इकाई नंबर 2 की। तो ये इकाई नंबर 2 क्या है कि बदलता भारत। जैसा कि आपको पता है कि भारत में विविधता एकता होने के बावजूद भी अब पहले जितनी कट्टरता हुआ करती थी लोगों के बीच में कि कास्ट को लेकर, जात को लेकर, धर्म को लेकर या समुदाय को लेकर या फिर प्रजाति को लेकर, वो धीरे धीरे अब कहीं ना कहीं मतलब लोगों में आधुनिकरण दौर के अंदर कमी आई है। लोग पढ़ लिख कर शिक्षित हुए हैं, वो सब मानवता में विश्वास रखते हैं। फिर सामाजिक परिवर्तन के 3 आयाम के बारे में बताया हुआ है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि कुछ संबंधित अवधारणाएं कि उनकी अवधारणाएं क्या क्या है। फिर इसके बाद हम जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समाजशास्त्रीय सिद्धांत और सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा, मतलब सामाजिक परिवर्तन कैसे हुआ, उसकी अवधारणाएं क्या क्या रही है और समाजशास्त्रीय सिद्धांत क्या क्या रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि समाजशास्त्रियों ने अपने अपने मतलब जो है
विचार रखे हैं। जैसे ऑगस्ट कॉम्ट ने जो सुप्रसिद्ध समाजशास्त्री थे, उसने सामाजिक परिवर्तनों को समझने का प्रयास किया और उसने औद्योगिकरण के टाइम पे मतलब जो जो परिवर्तन हुए उन सब के बारे में लिखा है। हर्बर्ट स्पेंसर है, उसने भी अपने विचार दिए हैं। मानव शरीर की तरह उसने मतलब सामाजिक जो रचना है वो कैसे होती है, मानव शरीर की तरह होती है। फिर दखाइम ने लिखा है। फिर इसमें इम्पोर्टेंट है मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स और दखाइम। इनके बारे में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं कि ये क्वेश्चन हर साल रिपीट होते रहते हैं। तो एमिल दखाइम और मार्क्स के बारे में पूछ लेगा, या मार्क्स के बारे में, या फिर वेबर के बारे में पूछ लेगा। तो इस तरह से ये मतलब पूछ सकता है, और ये क्वेश्चंस भी बना के पूछ सकता है 10 नंबर का, या फिर आपसे 5-5 मार्क्स में पूछ सकता है मैक्स वेबर के बारे में। उसके बाद हम बात करते हैं विकास और परिवर्तन आधुनिकीकरण के रूप में। तो जो विल्बर्ट मूल के हैं, डेविड मैकरे, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं सामाजिक परिवर्तन। तो संरचनात्मक एवं सांस्कृतिक जो परिवर्तन है वो कैसे होते हैं, भारत में सामाजिक परिवर्तन की स्थिति क्या क्या है, भारत में परिवर्तन की स्थिति क्या क्या है। जैसे कि आपको पता है कि पहले की तुलना में लोग अब जो जातिगत भेदभाव है, या प्रजाति भेदभाव है, या फिर भाषाई भेदभाव है, या फिर धर्म के आधार पर भेदभाव है, कम हुआ है शिक्षा के कारण। और भारत में जो परिवर्तन के कारण है वो आपको पता ही है कि जो औद्योगिकरण हुआ है उससे मतलब कि लोगों के बीच में जो दीवारें थी वो गिरी है, और जो उनके बीच की दूरियां थी वो कम हुई है। औद्योगिकरण और नगरीकरण की बात करते हैं। तो औद्योगिकरण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज़ादी के बाद जो आपको पता ही है कि भारत में औद्योगिकरण की देर हुई थी, वो मतलब बहुत देर से शुरुआत हुई थी, और इससे मतलब जो देश की सरकार थी, देश के लोग थे, उन्होंने भारत को विकास की ओर ले जाने की एक पहल की थी। इसके बाद हम बात करते हैं उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है आज की स्थिति के ऊपर, और ये मतलब ऐसा नहीं है कि इग्नू के लिए या बी स्टूडेंट के लिए है, ये मतलब सभी के लिए इम्पोर्टेंट है इस चीज़ को समझना। तो जो कि हमारी गवर्नमेंट भी इस चीज़ पर काम कर रही है, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। जैसे कि आपको पता है ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन के ऊपर बात कर रहे हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, परिवर्तन की प्रविधियाँ है जिसके बारे में स्कूलों में जानकारी दी जाती है। इसका लोकप्रिय नाम एलपीजी है, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इन प्रविधियों ने समाज को पूरी तरह बदल डाला है, आर्थिक विकास और आर्थिक सुधारों की ओर भारत तेज गति से आगे बढ़ा है, जैसे कि मैंने आपको बताया। उसके बाद हम बात करते हैं संचार, मीडिया और सूचना प्रौद्योगिकी विकास के बारे में। इनका विकास हुआ, नहीं हो पाया, क्या कारण थे, किन कारण की वजह से ये मतलब आगे नहीं बढ़ पाए, और उस समय क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस थे कि मतलब उस समय जो नेट की फैसिलिटी थी वो बहुत ही कम जगह पे थी, और जो एंटीनाज थे वो काफ़ी जगह पे नहीं लगे हुए थे, हमारे पास सेटेलाइटों को भी कमी थी। तो वो सब चीज़ें हम इसमें लिख सकते हैं। सामाजिक आंदोलन के बारे में बात करें तो सामाजिक आंदोलन आज़ादी से पहले क्या क्या कुप्रथाएं मतलब समाज में थी, क्या किन किन चीज़ों के खिलाफ लोगों ने मतलब लोहा लिया है। जैसे छात्र आंदोलन था, महिला आंदोलन था, पिछड़ी जाति आंदोलन था, मजदूर आंदोलन है, मध्य वगैरह आंदोलन आदि नाम लेते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारी चुनौतियाँ और प्रतिक्रिया कि उस समय जब जो समाज है वो, जैसे कि आपने देखा है, कभी भी निर्विवाद नहीं रहा है। ऐसा समाज हो ही नहीं सकता जिसमें कभी भी विवाद ना हुआ हो। कुछ ना कुछ बात, किसी न किसी बात को लेकर विवाद होते रहते हैं। अक्सर आम तौर पर आपने घरों में या मोहल्ले में देखा होगा कि वहाँ भी विवाद हो जाता है, घरों में भी विवाद हो जाता है किसी चीज़ को लेकर। और मोहल्ले में मान लो किसी चीज़ को लेकर विवाद हो जाना, गाड़ी अगर आपने गलत जगह पार्क कर दी है, या मतलब पड़ोसी की पार्किंग में कर दी, तो उसको भी विवाद हो जाता है। ये सब चीज़ें मतलब देखने को मिलती है। तो इसी चीज़ों को देखते हुए मतलब भारत कहाँ तक बदला है आज़ादी के बाद, मतलब पश्चिमी सोच आई तो कैसे उन लोगों ने अपने आप को मतलब कॉम्प्रोमाइज़ किया है, वो सब चीज़ें इसमें दी हुई है। ग्रामीण भारत में परिवर्तन, और उस समय मतलब ग्रामीण भारत में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं आज़ादी के बाद। तो आपको पता है कि पहले मजदूरों को वेतन दिए जाने की पद्धति में बदलाव हुआ है, यानी कि मजदूरों से पहले ज़्यादा काम करवाया जाता था, ज़्यादा घंटे काम करवाया जाता था, लेकिन वेतन उनका फिक्स रहता था। फिर बंधुआ मजदूरी हुआ करती थी। फिर जो सड़कें थी वो गांव से शहरों को नहीं जोड़ती थी। जो सड़कें थी वो गांव शहरों से होकर के रेलवे को नहीं जोड़ती थी। विकास रेलवे का हुआ बाद में। तो गाँव से जो कच्चा माल ढो कर के पूरा मतलब शहरों में ले जाया जाता था, शहरों से फिर रेलवे में सारे सामान को लोड करके फिर उनको बंदरगाहों पर पहुंचाया जाता था, जिससे कि वो सारा सामान दूसरे देशों में पहुंच सके। इस तरह से मतलब कि सबका अपना अपना महत्व रहा है। फिर नगरीय क्षेत्रों में परिवर्तन। नगरीय क्षेत्रों में क्या क्या परिवर्तन किए, जैसे कि आपको पता है कि नगरीय क्षेत्रों में जो स्वास्थ्य सुविधाएं है, और रोड की फैसिलिटी है, ड्रेनेज सिस्टम है,
और जो एजुकेशन है और नौकरी की जो अवसर है वो सबसे ज़्यादा होते हैं। इसी तरह से लोगों ने वहाँ पर जो ज़मीनें खरीदी, फिर लोगों ने वहाँ पर जाके बसना शुरू किया, काम मिला, ऐसे मतलब बहुत से उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ वो सब चीज़ें। फिर हम बात करते हैं इकाई 5 की। तो इकाई 5 में जैसा कि हम पढ़ ही चुके हैं पहले वाले में, लेकिन आज हम इसके बारे में विस्तार से तो नहीं, लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे उस पर मतलब जानकारी हासिल करेंगे। जैसे कि इकाई 3 है जनजाति। जनजाति के बारे में, जाति के बारे में हमने पढ़ लिया। अब जनजाति के बारे में, जनजाति क्या है? जो अपनी जल जंगल ज़मीन की रक्षा करे, जिनकी विशिष्ट पहचान और विशिष्ट संस्कृति और विशिष्ट भाषा हो। ये क्या था कि ये लोग क्या है, जब विकास हो रहा था औद्योगिक विकास, तो ये पिछड़ गए थे, ठीक है। और इनके पिछड़ने के कारण क्या क्या थे? क्योंकि ये पढ़े लिखे नहीं थे, ये जो आधुनिक समाज से डरते थे, और जो अंग्रेज़ थे उन्होंने इनका शोषण किया, इनको मतलब कि जंगल से बाहर निकाल दिया गया। ये अपने घर में रह कर के बेघर हो गए, क्योंकि इनकी आजीविका पूरी जंगलों पर चलती थी, जैसे कि आपको बताया हुआ पहले हमने। तो भारत में जनजाति के विशिष्ट लक्षण क्या क्या थे? जो निश्चित सामान्य स्थलाकृति थी इनके पास, फिर इसके बाद एकता की भावना है इनके अंदर, सभी के अंदर, फिर अंतर्विमा समूह है, फिर आम बोली हुआ करती थी इनकी, फिर रक्त संबंध की मर्यादा भी बनाते थे, फिर सुरक्षा जागरूकता भी थी। इसी तरह से इनका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विशिष्ट राजनीतिक संगठन थे, फिर सामान्य संस्कृति, नातेदारी का महत्व था, समतावादी मूल्य विद्यमान थे, धर्म का सरल रूप था। तो इस तरह से हमारा ये जो है तीसरी इकाई में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने बता दिया है। फिर ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। कृषि नीतियाँ, भूमि कानून और आदिवासियों के बीच भूमि संबंध। जैसे कि आपको पता ही है कि जो आदिवासी हुआ करते थे उनके लिए उनका जंगल ही बहुत इम्पोर्टेंट रहा करता था, जो उनकी दैनिक जीवन को निर्वाह या जीवन का जो है वो आगे बढ़ाता था। लेकिन हुआ क्या कि जो औपनिवेशिक सरकार, उनकी ज़मीनों को उनसे छीन लिया, उनके घरों, अब उनके पास ज़मीनें नहीं थी, वो कृषि करके इतने सक्षम नहीं थे कि वो कृषि कर पाए। वो कंदमूल पर जीवित रहते थे, उनके लिए लकड़ी वगैरह साधन थे, जो आग घरों में चूल्हा जलाने के लिए काम आती थी उनके, वो सब चीज़ें मतलब आदिवासियों के लिए थी। लेकिन इन्होंने मतलब औपनिवेशिक काल में इनके लिए बहुत बुरा हुआ, जो कि ये अपने घर से बेघर हो गए थे। फिर इनको खेती करनी पड़ी, मजदूरी, जो लोगों के खेतों में जाके काम करना पड़ा, मजदूरी करनी पड़ी। जनजाति और वन, जनजाति और वन के बारे में मैंने आपको बता दिया कि गैर आदिवासी जो अधिकांश आदिवासी हुआ करते थे, वो गैर आदिवासी कृषि समुदाय की तुलना में कृषि और वन से अपनी आजीविका प्राप्त करते थे, जैसे कि मैंने आपको बताया। फिर इनका जो ये पूरी तरह से जंगल पर निर्भर होते थे, लकड़ी ले करके खाने पीने का आइटम सब यहाँ से ही ये कलेक्ट करते थे। फिर गवर्नमेंट ने इनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया कि ये आरक्षित क्षेत्र में नहीं जा सकते, अनारक्षित क्षेत्र में नहीं जा सकते, ऐसे करके इनके साथ बहुत बुरा हुआ। भूमि और आजीविका का नुकसान, जैसे आपको पता है कि आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आदिवासियों को क्या क्या नुकसान झेलने पड़े। तो आदिवासियों को भूमि और आजीविका का नुकसान हुआ। भूमि का नुकसान कैसे हुआ? क्योंकि वो जो जंगल हुआ करते थे उनमें मार्किंग कर दी गई औपनिवेशिक सरकार ने कि ये जंगल का एरिया पूरा मतलब ब्रिटिश सरकार के अंडर है, इसमें कोई भी आदिवासी नहीं जा सकता, अगर जाएगा तो उसको जुर्माना देना पड़ेगा, या मतलब जिस तरह के भी उन्होंने दंड के प्रावधान किए। तो फिर उनकी आजीविका का नुकसान कैसे हुआ कि उनकी जो आजीविका थी वो उसी पर निर्भर थी। वो वहाँ से खाल लेकर जाते थे पशुओं की, या फिर जो लकड़ी थी वहाँ से ले जा कर के बेचते थे, या फिर वो कंदमूल या फिर कोई जो उपयोगी वस्तु होती थी जंगलों में पाई जाती थी उनको वो बेचते थे, जो कि उनके लिए बंद हो गया था। इसी प्रकार से उनका मतलब भूमि और उसका मतलब फिर स्वतंत्र भारत में भूमि और आजीविका का नुकसान। तो जैसे कि आपने देखा, निर्भरता और बंधन के लिए आवश्यक परिस्थिति का कारण वन और भूमि वन्य संसाधनों पर निर्वाह आदिवासियों का भी संबंध था। जैसे कि आपको पता ही, उस सूची मैंने आपको बता दिया कि कैसे किसानों को जमीन और आजीविका के साधन खोने पड़े थे। स्वतंत्र भारत में आजीविका का नुकसान, ये तो सब वही है। इसमें सब वही लिख सकते हो, कैसे मतलब कि आदिवासियों की ज़मीनें छीनी गई थी, धोखाधड़ी कैसे क्या करके अंग्रेजों ने मतलब अपना प्रभुत्व वहाँ पर जंगलों में जमा लिया था। फिर हम बात करते हैं इसके भूमि के मुद्दे पर नए तरह का संघर्ष। ये इकाई नंबर 4 पर चलते हैं। अब हम इकाई नंबर 4 की बात करें तो जाति। जाति मैंने आपको बता दिया था, पहले वर्ण व्यवस्था हुआ करती थी जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हुआ करते थे। और जो कि मतलब ब्राह्मण जो शिक्षा देता था, क्षत्रिय जो युद्ध करता था,
और शूद्र जो कारीगरी काम करता था या फिर मतलब सेवा करता, दास का कार्य करता था, और वैश्य मतलब जो व्यापार करते थे। तो धीरे धीरे ये पहले मतलब वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था हुआ करती थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल के बाद ये जाति व्यवस्था में बदल गई। फिर वहाँ से अछूत लोगों के बारे में सुनने को मिला, ये सब मतलब वहाँ से चली हुई आ रही है। फिर इनके लिए मतलब क्या क्या प्रावधान थे, ये विभिन्न वर्गों में नागरिक धर्म इंद्र योग्यताएं क्या क्या थी। तो ये तो एक तो मंदिर में पूजा नहीं कर सकते थे, मंदिरों में जाने के लिए इन पर रोक थी, जैसे महिला और शूद्रों को। फिर उसके बाद विवाह पर प्रतिबंध थे। विवाह पर प्रतिबंध मतलब कैसे थे कि एक उच्च जाति का लड़का निम्न जाति की लड़की से शादी कर सकता, लेकिन निम्न जाति की का लड़का उच्च जाति की शादी लड़की से शादी नहीं कर सकता था। उनके लिए दंड के प्रावधान थे। व्यवसाय की अप्रतिबंधित पसंद का अभाव। फिर उसके बाद आप ऐसा नहीं था कि मतलब आप की जो सामाजिक हैसियत है वो भी अच्छी नहीं हुआ करती थी, क्योंकि कोई आपको पसंद ही नहीं करता था उस समय में। ये जाति का जो कीड़ा था ये मनुष्य के दिमाग में बैठा हुआ था। जाति को समझने के सैद्धांतिक दृष्टिकोण, जैसे कि आपको पता है कास्टिंग इंडिया में हंडन साहब ने बताया है कि कैसे मतलब कि अनुष्ठान हुआ करते थे, कैसे लोगों की जातीय पहचान बन गई थी। इसी तरह से हम बात करते हैं जाति और वर्ग के बारे में। वर्ग तो आपको पता ही है कि जैसे एक वर्ग के नाम पर एक अमीर वर्ग हो गया, गरीब वर्ग हो गया। आर्थिक ये किससे हो रहा है, आर्थिक आधार पर इस वर्ग को बनाया गया है। एक जहाँ पर कृषि करने वाले लोग रह रहे हैं, एक पर कारीगरी करने वाले लोग रह रहे हैं, तो ये कृषक वर्ग है और ये कारीगर वर्ग है। तो इस तरह से हम वर्गों को कैटेगराइज कर सकते हैं। और जातिगत करना हो तो मतलब उनकी जातियों के नाम से उनको वर्गीकृत कर सकते हैं। जाति व्यवस्था के अंतर्गत परिवर्तन निरंतरता, निरंतरता आज भी बनी हुई है। आपको पता है कि जातिगत व्यवस्था के बारे में पूरा वही लिखना है आपको। वर्ण व्यवस्था से आई, वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण थे वो ये पढ़ाता था, या क्षत्रिय था वो युद्ध करता था, वैश्य था वो व्यापार करता था, और जो क्या बोलते हैं इसको शूद्र था वो कारीगरी या दास का काम करता था। इस तरह से ये सब चीज़ें क्या बोलते हैं एक दूसरे से इंटरलिंक है। जब इसको पढ़ोगे तो आप इसके क्वेश्चन आंसर खुद देने लग जाओगे। तो आपको पता ही है कि जब ये चीज़ें मतलब भारत में काफ़ी समय से चली आ रही है और आज भी आपको देखने को मिलती है। जैसे कि घरों में जो शादी होती है वो फर्स्ट प्रायोरिटी माँ बाप मतलब कि सेम कास्ट की लड़की को देते हैं। फिर वो सब चीज़ें मतलब ये चलती हुई आ रही है। जो जातियों के कुल देवता है उन्हें आज भी पूजते हुए आ रहे हैं लोग। तो ये सब तरह से किसी न किसी तरह से निरंतरता बनाए हुए हैं। जैसे पीपल के पौधे की पूजा करते हैं, ये भी मतलब उस समय से चला हुआ आ रहा है। ये सब चीज़ें मतलब निरंतरता है एक तरह से देखी जाए तो। जनेऊ धारण करते हैं ब्राह्मणों के बच्चे, ये सब जातिगत वो ही है। जाति और राजनीति, जाति और राजनीति का आपको पता ही है कि ये बहुत पुराना रिश्ता रहा है। जाति और राजनीति का, राजनीति में लोग जो रहते हैं वो जाति के नाम पर, समुदाय के नाम पर लोगों से वोट मांगते हैं। उनका कोई जाति से मतलब नहीं रहता है, वो सिर्फ अपना उल्लू सीधा करते हैं। जातिगत भेदभाव को रोकने के उपाय क्या क्या है, तो आपको पता है कि जो हमारा कानून है, हमारा संविधान है, उसमें समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व के लिए लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है। जैसे कि आपको पता है कि इन्होंने ऐसे व्यवस्था उन्मूलन कार्यक्रम उन्मूलन कार्यक्रम 1950 में चलाया। फिर मौलिक मानव अधिकारों की संवैधानिक रूप से गारंटी दी है, फंडामेंटल राइट्स को। फिर शैक्षणिक संस्थानों में रोजगार व अवसरों में आरक्षण का प्रावधान किया है। 1997 जाति जनजाति कल्याण के लिए समाज कल्याण और राष्ट्रीय आयोगों की स्थापना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारा इकाई 5 है उसके बारे में। तो इकाई 5 में हम चलते हैं। तो इकाई 5 है वर्ग। वर्ग का मैंने आपको बताया था कि भारत में कृषि का काम करने वाले, व्यापार एवं उद्यम, रेलवे का विकास, कैसे मतलब कि वर्ग बनते चले गए। वर्ग मतलब कैटेगराइजेशन अगर आप देखोगे तो एक तरह से कैटेगराइजेशन ही है कि जब औद्योगिकरण हो रहा था तो कुछ लोग मतलब कि इन व्यवस्थाओं से जुड़ नहीं पाए, अपने आप को किसी ना किसी तरह से उनके अंदर डर था कि कहीं फिर दोबारा हम गुलाम ना हो जाए, जिस कारण क्या है कि वो शहरों की तरफ नहीं गए कुछ लोग। और जो लोग थे जो शहरों की तरफ चले गए, जिन्होंने रोज़गार को ले लिया, उन्होंने अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाया लिखाया, अच्छी शिक्षा, और फिर उनको अच्छे व्यवसाय मिले। फिर उनके घर के अंदर वो व्यवसाय किसी न किसी तरह से परमानेंट हो गए। और इसी तरह से जो लोग मतलब वहाँ शहरों से नहीं जुड़ पाए, उनकी जो स्थिति थी वो दयनीय बनी रही, और वो उनके बीच में दिन रात का अंतर हो गया। यानी कि एक का बच्चा पढ़ लिख करके और अच्छा व्यवसायी बन गया, या अच्छा अगर अच्छी नौकरी लग गया, अफसर बन गया, और एक जो था वो घर आज भी खेतों में मजदूरी कर रहा है या अपने कारीगरी का काम कर रहा है, वो आज भी वही है। तो जो पैसा, दौलत, शोहरत और हैसियत है वो शहरी लोगों के पास अच्छी हो गई, और जो गांव में रहने वाले लोग थे वो जमींदारों को छोड़कर जो लोग थे यानी कि मजदूर लोग और कारीगर लोग थे वो पिछड़ गए। तो इस तरह से मतलब दो
कैटेगरियाँ बन गई, एक कृषक वर्गों की और एक अधिकारी और मतलब जो पढ़े लिखे लोगों की। ब्रिटिश शासन में आपको पता ही है कि जो आर्थिक ढांचा था उसको पूरी तरह से बदल दिया था। हमारी जो कृषि थी, कृषि प्रधान देश था, वो पूरी तरह से बदल दिया था। उन्होंने हर जगह पर कब्जा कर लिया था। कब्जा करने के बाद वहाँ से वो क्या करते थे, किसानों से सालाना पैदावार का हिस्सा वसूलते थे। और जो और इसके स्थान पर एक मुश्त राशि का भुगतान करने का कानून बना दिया गया। चाहे जमींदार चाहे उनके ज़मीन पर पैदावार हो या ना हो, वो उतना उनको जमा करवाना है। फिर देखा होगा कि आपने धीरे धीरे करके रेलवे का चलना आया। रेलवे का चलन जैसे ही आया तो गाँवों से सामान सीधा रेलवे में, शहरों से सामान सीधा रेलवे में लोड कर दिया जाता था, लाद दिया जाता था। जो पूरा का पूरा सामान सारा कहा जाता था बंदरगाहों पर। बंदरगाहों से फिर वो सारा सामान कहा जाता था विदेशों में। तो व्यापार और वाणिज्य की बात हम करते हैं तो भारत में जो व्यापार व वाणिज्य प्रणाली का उदय हुआ वह दो तथ्यों पर आधारित थी। कृषि में पैदा होने वाली चीज़ें कच्ची अवस्था में जो कि तो ब्रिटेन के उद्योग के लिए भेजी जाने लगी थी और बदले में ब्रिटेन के कारखाने से बनी हुई वस्तु भारत के बाजार में बिकने लगी थी। कि जैसे कि आपको पता है कि जो रॉ मटेरियल्स था वो सारा यहाँ से जाता था और वहाँ से फिर वो कपड़ा वगैरह बन के आता था। रेलवे तथा उद्योगों का विकास, तो रेलवे और उद्योगों का विकास जैसे आपको पता ही है कि जैसे जैसे लोगों के बारे में लोगों को पता चला और उसके लिए मतलब औद्योगिकरण हुआ तो उन्होंने जो यातायात के साधन थे यानी कि रेलवे जिस बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया उसने, उसके लोहे से उसके डब्बे बनाए, उसकी पटरियाँ बनाई। फिर धीरे धीरे करके रेलवे लाइनें बिछाई गई और जो सड़क था उसको रेल मार्ग से जोड़ा गया और पूरा मतलब कि अति निवेश किया ब्रिटिश सरकार ने, मतलब बहुत ज़्यादा निवेश किया जिससे भारत का विकास होने लगा। जैसे कि आपको पता ही है कि अगर अंग्रेज़ों ने अपने लिए किया था लेकिन आज भी हम उस चीज़ का, उस रेलवे लाइन का यूज़ करते हैं। फिर हम बात करते हैं राज्य तथा प्रशासनिक प्रणाली का। तो इन जैसे कि आपको ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सामाजिक वर्गों का असमान विकास। जैसे आपको पता है कि ये जो सामाजिक वर्ग थे उनका असमान विकास कैसे हुआ, तो आपको पता ही है कि ब्रिटिश शासनकाल में उदय हुआ था। फिर आपको पता है कि जो लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा पाए वो उसके जो नज़दीकी थे उनसे फ़ायदा उठा पाए, जो उनसे दूर थे वो इस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठा पाए। जमींदारी या भूस्वामी, आपको पता ही है जमींदारी में क्या क्या, स्थायी बंदोबस्त, रेतवारी बंदोबस्त और मालवाड़ी बंदोबस्त। तो स्थायी बंदोबस्त के अंदर क्या था कि जो जमींदार हुआ करते थे उनको टैक्स इकट्ठा करना पड़ता था और जो ज़मीनों के ऊपर उनका मालिकाना हक हुआ करता था और ये वंशानुगत हुआ करता था। अगर जमींदार कहीं गाँव में बाहर रह रहा है तो अपने एक मीडिएटर को वहाँ पर रख देता था जो कि वहाँ से टैक्स वसूलता था। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद ये फिर इसमें मतलब किसी भी प्रकार की रियायत नहीं दी जाती थी, चाहे आपकी ज़मीन फसल खाली हो या फसल जले गले या भीगे या डूबे, कुछ भी हो। आपकी फसल अगर ख़राब हो गई तो आपको मुआवजे के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा और आपको जो एक मुश्त राशि ज़मींदार को देनी है वो देनी ही पड़ेगी। अगर आपके पैसे नहीं है तो आपको व्यापारियों से पैसे लोन के रूप में लेने पड़ेंगे और वो उनका जो ब्याज रहता था बहुत ज़्यादा रहता था। उसके लिए आपको अपनी ज़मीनें गिरवी रखनी पड़ती थी या फिर आपको बंधुआ मजदूरी के लिए रेडी रहना पड़ेगा, फिर आपको उनके ज़मीनों में काम करना पड़ता था। तो इन तरह से किसानों की हालत जो बहुत बुरी हो गई थी। तो इसी तरह से भूमि सुधार और उनके परिणाम, आपको पता है कि जो क्या नाम है, जो महात्मा गांधी थे वो देश आज़ाद होते ही इस मुहिम से जुड़ गए थे कि जो भूमि सुधार है उसके लिए कानून बनाना चाहिए और उस पर मतलब कि विशेष जोर दिया जाना चाहिए उसको लागू करने के लिए। फिर जो 1950 में जमींदार प्रथा समाप्त की गई, 1950 में जमींदारी प्रथा समाप्त की गई थी। उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार कानून लागू किए गए। इसका उद्देश्य था कि ज़मीनों पर उन किसानों को हल दिलवाना। इस प्रकार खेतीबाड़ी करने वाले लोग ज़मीनों के स्वामी बन गए। तो जो ये भूमि सुधार कानून था ये अच्छी तरह से कहीं पर लगवाया था तो वो जो बंगाल है और केरला है उनमें ही लग पाया था अच्छे से। 1950 में जमींदारी प्रथा समाप्त होने के अनेक महत्वपूर्ण कारण सामने आए हैं, जैसे कि बिचौलिए थे खुद, ये सब चीज़ें थी। किसानों की परिसंपत्तियाँ, रेतवाड़ी बंदोबस्त के बारे में बताया हुआ है। रेतवाड़ी बंदोबस्त क्या था, मद्रास और मुंबई प्रोविंस में 19 शताब्दी में लागू की गई थी। यह व्यवस्था के अंतर्गत जिस जमीन पर किसान खेती कर रहे हैं उसका स्वामित्व उसे ही दे दिया गया। इसके बदले खेती करने वाले किसानों को सरकार को कर देना पड़ता था। यद्यपि बंदोबस्त स्थायी नहीं था और लगभग 20 से 30 वर्ष बाद इसे बदला दिया गया। फिर क्या आई, मालवाड़ी आई। और जैसे कि आप कैटेगराइजेशन देख रहे हो तो कैसे कैटेगराइजेशन, अमीर और संपन्न किसान, ये किसान थे जिनके पास बड़ी बड़ी संपत्तियाँ थी और इन लोगों के स्वयं अपने हाथ से खेती नहीं की
परंतु कृषि के लिए मजदूर रखे हुए थे मध्यम वर्ग के किसान, ये खुद भी करते थे और कुछ जैसे कि लोग भी रखते थे अपने परिवारों के सदस्यों की मदद लेकर के अपने खेतों की मतलब बुआई जुताई कटाई करते थे। गरीब किसान जिनके पास ये ऋणी थे और ये इनके पास ज़मीनें बहुत कम थी, इन्हें अपनी ज़मीनों पर भी काम करना पड़ता था और गुजारा करने के लिए दूसरे की खेती में जाकर भी काम करना पड़ता था। फिर हरित क्रांति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जैसे कि आपको पता ही है हरित क्रांति के बारे में। फिर हम बात करते हैं जोतदार। तो जोतदार मतलब जमींदारी बंदोबस्त लागू किया है, तो ज़मीनों के मालिक किसान ज़मीनों से बेदखल हो गए और वे ज़मीनों पर जमींदारी के तहत मात्र जोतदारों से ब्रिटिश सरकार की व्यवस्था के तहत कर वसूलने लगे। इसके बाद कृषि मजदूर को तो आप जानते हैं कि जो मजदूर कृषि क्षेत्र में कार्य करते हैं, जैसे कि पानी डालते हैं खेत में या फिर कटाई करते हैं, बुआई करते हैं, वो सब मजदूर किस में आते हैं, कृषि मजदूर। कारीगर जो अपने मतलब खुद का धंधा रहता है, माल बिक्री करते हैं, वो सब कारीगर होते हैं। उसके बाद ये जो हमारा इकाई 5 है, इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे हमने दोहरा दिए हैं। फिर वाणिज्य औद्योगिक वर्ग है, नगरीय भारत में सामाजिक वर्ग यानी कि पूंजीगत वर्ग कौन, यानी कि क्षेत्र के व्यापारी व्यावसायिक वर्ग कौन, छोटे व्यापारी, दुकानदार, नौकरी पैसा, ये सब आप जानते ही हैं, ये इतने हार्ड एंड फास्ट नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं व्यावसायिक वर्ग की। तो भारत पर शासन सफलतापूर्वक करते रहने के लिए उभरते हुए नए व्यावसायिक वर्ग की शक्तियों को इस्तेमाल करने की दृष्टि से ब्रिटिश हुकूमत ने नई शिक्षा नीति प्रणाली को लेकर आए। लोगों ने अंग्रेजी सीखी, लोगों ने अंग्रेजों से व्यापार में सुगमता से कार्य किया और छोटे व्यापारी, दुकानदार, असंगठित श्रमिक जिनको मतलब कि शिक्षा नहीं थी और शहरों के विकास में भारी योगदान दिया है। जैसे कि आपको पता ही है कि जैसे आधुनिक शहर विकसित होते गए वैसे दुकानें खुलती गई और उनके व्यापारियों में पहुँचते गए। व्यापारियों का काम था कारखाने बनने वाले उत्पादों को दुकानदारों तक पहुँचाना और दुकानदारों का काम था कि उत्पादों को ग्राहकों के हाथ में बेचना। जैसे मैंने बताई दिया कि कच्चा माल यहाँ से ब्रिटिश आता था, ब्रिटेन से फिर वो व्यापारियों के पास आता था इंडिया के अंदर। इंडिया में जो व्यापारी होते थे उस वो पूरे गांव को शहर से उठा करके गांव में लोगों तक पहुँचाते थे, जो कि भारत में बने माल से सस्ता हुआ करता था, क्योंकि वो माल गाँव वहाँ पर मशीनों से बना है और भारत में बनने वाला माल जो था वो लोगों ने बनाया है। तो उसमें जो है श्रम था वो ज़्यादा लगा था और उसमें जो श्रम था वो कम लगा था, क्योंकि वहाँ मशीन में काम किया। नौकर पैसा वर्ग, तो जो नौकर पैसा वर्ग का उदय ब्रिटिश शासनकाल में हो चुका था। जब अंग्रेजों ने देश में रेलवे लाइन बिछाई तो कल कारखाने भी खुलने लगे थे, बागान के क्षेत्रों में भी विकास कार्य होने लगे, खानों में खदान के कार्य भी शुरू हुए, यातायात के साधन बढ़ने लगे और निकाय में कब्जे से मैंने आपको बता दिया है कि कैसे कैसे फैक्ट्रियाँ लगी, लोग मतलब वहाँ पर जा कर के काम करने लगे। फिर धीरे धीरे जैसे कि आपको पता है कि जब मालिक लोगों का शोषण करते हैं, मतलब नौकरों का, कर्मचारियों का, तो फिर वो आंदोलन करते हैं, फिर उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है। इस तरह से मतलब उनके ज़िंदगी में तनाव बना रहता था। और आप ये जो हिंदी मूवी है 80s की, उनमें ये सब चीज़ देखने को मिलती थी कि जो मजदूर वर्ग है वो एक यूनियन बना लेते थे, उसका फिर जो हीरो होता था वो कोई मतलब स्टार होता था जो उन सब चीज़ों की मांग करता था और उनको मांग दिलवाता था। उसके बाद हम बात करते हैं इकाई 6 की। इकाई 6 यानी कि हमारी सामाजिक संस्था और परिवर्तन, खंड 3 की इकाई 6 परिवार विवाह और नातेदारी। परिवार विवाह तो आप मतलब इतना समझकर खुद ही लिख सकते हैं कि परिवार के अंदर क्या क्या होता है। परिवार संस्था है, फैमिली से लिया गया है। नौकर लैटिन फैमिली का होता है। रोमन कानून में उत्पादकों और दासों को अन्य नौकरों के समूह, मतलब कि घर परिवार में जितने भी काम करने वाले लोग हैं या जितने भी सदस्य हैं, जैसे कि आपके परिवार में दादा दादी, पापा मम्मी, चाचा चाची, भाई बहन और उसके अलावा जो भी आपके घर में नौकर काम करते हैं वो भी सब आपके मतलब फैमिली का ही हिस्सा है। तो परिवार में जैसे कि आपको पता है बच्चा क्या करता है और बच्चे के लिए माँ केयरफुल होती है, इसी तरह से मतलब कि वो होता है। इसमें परिवार की मुख्य विशेषता जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में बात करते हैं। सार्वभौमिकता। परिवार एक सार्वभौमिक सामाजिक इकाई है और इसका अस्तित्व हर युग और हर समाज में है। प्रत्येक व्यक्ति एक परिवार या दूसरे का सदस्य है। वित्तीय प्रावधान, यानी कि प्रत्येक परिवार किसी प्रकार का वित्तीय प्रावधान करता है ताकि परिवार की सभी बुनियादी आवश्यकताओं को परिवार के सदस्य को पूरा किया जा सके। सीमित आकार और नाभिक, जैसे कि आपको पता है कि नाभिक फैमिली जो होती है उसमें सबसे छोटा समूह होता है, यानी कि पति पत्नी और उसके बच्चे, अविवाहित बच्चे। फिर भावनात्मक आधार, ये सब भावनाओं से जुड़े होते हैं, एक दूसरे सुख दुख को साझा करते हैं। सामाजिक विनियम, जो सामाजिक के कानून पालन होते हैं उनका पालन करते हैं। पति पत्नी और अविवाहित बच्चों का मूल परिवार संयुक्त परिवार तब विकसित होता है जब जो उनके बच्चे बड़े होकर के शादी करते हैं और वो भी एक ही परिवार में रहते हैं, जैसे कि हमने आपको बता दिया है। इसके बाद एकल परिवार और संयुक्त परिवार। एकल परिवार आपको पता ही है कि न्यूक्लियर फैमिली, यानी कि जो एक ही
मतलब एक माता पिता और बच्चे अविवाहित है वो एकल फैमिली होती है। संयुक्त फैमिली मतलब जो बच्चे बड़े होते हैं, शादी करते हैं तो ऐसे परिवार में रहते हो वो रहते हैं। फिर उसके अंदर आप लिख सकते हो कि उनके क्या क्या मतलब चुनौतियाँ रहती है, क्या क्या उनके फ़ायदे रहते हैं, वो सब आप लिख सकते हैं एक परिवार को देख करके। फिर ये संबंध दिखा है भ्रातृ संबंध, मतलब दो भाई एक परिवार में रह रहे हैं। मातृ संबंध यानी माँ भी परिवार में रह रही है। ऐसे करके मतलब दिखा सकते हो इसमें, जैसे कि सहबोझ है, ये फायदे हैं संयुक्त परिवार के। आम निवास है, संपत्ति का संयुक्त स्वामित्व है, सहयोग की भावना है, ये सब चीज़ आप इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की यानी कि सामूहिक संपत्ति की साझेदारी। ये आप लिख सकते हैं, आसान क्वेश्चन है। और संयुक्त परिवार में रहने वाले पर्सनल भिन्नताएं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप। इसके बाद हम बात करते हैं, ये इकाई भी हमारी आई थिंक ख़त्म हो गई है। भारत में विवाह की सार्वभौमिकता। विवाह जैसे कि आपको पता ही है कि कितने प्रकार के विवाह होते हैं। हिंदुओं में 8 प्रकार के विवाह होते हैं। विवाह के जीवन साथी के चयन तो जो है निषेधात्मक नियम है, यानी कि अंतर विवाह, अति विवाह, बहिर्विवाह, ये सब इसके बारे में बताया हुआ है। आगम्य निषेध, अनुलोम प्रतिलोम और भारता भागिनी की शादी, समांतर चचेरे भाई का विवाह, और ये सब मतलब कि विवाह के रूप, जैसे कि आपको पता है कि भारत में बहुत तरह के विवाह पाए जाते हैं। जैसे कि एक विवाह बहुविवाह, बहुपति, बहुप्रथा। एक विवाह मतलब जैसे कि एक आदमी एक औरत से शादी करता है। उसके बाद बहुविवाह, इस्लाम में जैसे बहुविवाह की अनुमति है कि एक आदमी एक साथ 4 पत्नियाँ हो सकती है। और बहुपति मतलब एक पत्नी, बहुपत्नी मतलब कि तमिलनाडु में नीलगिरी का टोंडा, गिलेन, जोनसार, बाबर का खासा। उत्तर प्रदेश भारतीयों में बहुपत्नी प्रथा प्रचलित है। 72 रूप में पति भाई है। और ने बताया कि सेंट्रल टाउन में 72 बहुविवाह का प्रचलन विवाह करने में बड़े समूह में है। जैसे कि आप जानते हैं, अगर बहुपति का बात करें तो एक परिवार के भीतर संपत्ति के विभाजन को रोकने की इच्छा है, यानी कि 2 भाई होते हैं वो एक ही लड़की से शादी कर लेते हैं। प्रचलित रूप, ये सब चीज़ें दी हुई है। नातेदारी की संस्था, नातेदारी के तात्पर्य के संदर्भ में एक दूसरे के साथ निकटता से जुड़े हुए हैं। नातेदारी सार्वभौमिक है, बुनियादी सामाजिक संस्थाओं में से एक का प्रतिनिधित्व करती है। नातेदारी एक ऐसी विधि है जो सामाजिक संबंधों की रूपरेखा प्रदान करती है। रिश्तेदारी का अर्थ है व्यक्ति के विवाह या रक्त संबंधों पर आधारित अन्य सदस्यों के साथ संबंध है। इसके बाद हम बात करते हैं नातेदारी का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिश्तेदार प्रणाली नातेदारी के रूप में पहचाने जाने वाले व्यक्तियों के एक समूह को संदर्भित करती है, या तो रक्त संबंध के आधार पर तकनीकी रूप से जिसे आम सहमति कहा जाता है, या फिर विवाह संबंध के आधार पर स्वाधीनता कहा जाता है। हम में से अधिकांश नातेदारी प्रणाली के संबंधों से जुड़े हैं। हम पैदा हुए जिसमें हम प्राकृतिक रूप से पाले जाते हैं। यह हमारे स्वाभाविक और सही प्रतीत होगा कि कुछ करीबी नातेदारों को विवाह और यौन साथी के रूप में वर्जित किया जाना चाहिए, और हम काफ़ी निश्चित महसूस करते हैं कि किस वर्जनाओं के उल्लंघन के विनाशकारी परिणाम होंगे। हमें यही स्वाभाविक लगता है। कुछ वर्गों के व्यक्तियों को विवाह के साथी के रूप में पसंद किया जाता है। इसके विपरीत कुछ लोगों व्यक्तियों के विवाह के संबंध में नातेदारी की बुनियादी अवधारणा क्या है, वंश का सिद्धांत क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं वंश के प्रकार के बारे में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वंश के बारे में आप लिख सकते हैं कि आप किस कुल से हैं, किस कुल देवता की पूजा करते हैं, आपका वंश कब से चला आ रहा है, आपके भाई कौन है उसका वंश क्या रहेगा, वंशानुक्रमण के नियम क्या है, ये सब चीज़ आप अच्छे से लिख सकते हैं। निवास के नियम क्या है, पितृसत्ता और मातृसत्ता, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पितृसत्ता मतलब जहाँ जिस परिवार में पितृ प्रधान हो, पितृ प्रधानता पाई जाती है, यानी कि पितृ ही सारे निर्णय लेता है, पितृ के नाम से सारे काम होते हैं। फिर मातृ सत्ता मतलब जहाँ पे माता की चलती हो। उसके बाद जो हमारी छठी इकाई थी वो भी समाप्त हुई। इसके बाद हम बात करते हैं जो इकाई 7 है, धर्म और समाज के बारे में। तो धर्म और समाज जो है, इसमें धर्म और समाज के बारे में जो एमिल दुर्कheim है इसने अपने पॉइंट्स दिए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जो मैक्स वेबर है उसके व्यू क्या है धर्म और समाज के बारे में। फिर कार्ल मार्क्स के जो विचार है वो क्या है। उसके बाद भारत में धर्म और समाज के समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के बारे में बात की गई है। और भारत में विभिन्न प्रकार के धर्म है। इससे पहले कि कोई धर्म उनके उद्भव और मूल तत्वों की इस विविधता को समझे, समाजशास्त्र के किसी भी छात्र के लिए समझना आवश्यक है। तो मतलब पहले जो धर्म को समझने से पहले उसको उनके मूल तत्वों को समझना अनिवार्य है। तो भारत में धर्म के बारे में जो ओरिएंटल और इंडोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में जानना होगा। जो ओरिएंटलिज्म है
उसका अर्थ है पूर्व और पश्चिम के द्वंद्ववाद पर आधारित एक प्रवचन, जहाँ पश्चिम प्रगति को परिभाषित करने के लिए संदर्भ बिंदु बन जाता है। अगर हम बात करें प्राच्यवाद की, तो प्राच्यवाद ओरिएंटलिज्म पर चर्चा की जा सकती है और इस पर वक्तव्य द्वारा, व्यक्ति विचारों द्वारा, व्याख्या द्वारा प्राच्य से निपटने के लिए कॉर्पोरेट संस्था के रूप में विश्लेषण किया जा सकता है। इसके बारे में, इसके विचारों को अधिकृत करना, इसका वर्णन करना आदि आदि प्राच्य पुनर्गठन और अधिकार रखने के लिए एक पश्चिम शैली के रूप में सैयद का काम स्पष्ट रूप से जटिलता की ओर संकेत करता है, जो ओरिएंट की प्रकृति के विद्वानों के विवरणों और साम्राज्यवाद के विषम राजनीतिक एजेंडे के बीच की समझ है। जैसे कि जो ये पृष्ठभूमि है, यह स्पष्ट है कि ब्रिटिश उपनिवेशियों ने प्राच्य भारत की एक छवि इस तरह से निर्मित की है कि उपनिवेश के रूप में भारत की अधीनता स्वाभाविक और अपरिहार्य दिखाई देती है। भारत में ब्रिटानियों मतलब ब्रिटिशरों द्वारा संचालित धर्म पर विभिन्न अध्ययन हैं, जिन्होंने औपनिवेशिक प्रभुत्व के इस बड़े लक्ष्य को सही सिद्ध किया है। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, बहुत ज़्यादा इसको पढ़कर जाना है। और भारत में कुछ प्रमुख धर्म, जैसे कि पता है कि भारत के अंदर जो जटिलता और विविधता है उसको देखते हुए यहाँ संकलित करना और वर्णन करना कठिन है। भारत की जो जनगणना है 7 धार्मिक समुदायों, जो कि आपने सुनाई है, जो भारत है हिंदू बहुल देश है, तो हिंदू धर्म हुआ, मुस्लिम धर्म हुआ, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और अन्य धर्मों को सांप्रदायिक अवर्गित पंथ समेत की पहचान करती है। फिर हिंदू धर्म के बारे में, मतलब ये जो शब्द है ये अरबी जो भी है उन सब चीज़ों ने बताया है। फिर बी आर अम्बेडकर की टिप्पणी है कि हिंदू ने इस सवाल का जवाब देने के लिए यहाँ चौंकाने वाला जवाब पाया कि वह देवी देवता विश्वास और प्रथाओं की बहुलता के कारण हिंदू क्यों है। ये सब चीज़ें मतलब कंट्रोवर्सी वाली है, इसको लिखना भी ठीक नहीं होगा मेरे हिसाब से। तो नेक्स्ट उसमें चलते हैं। इस्लाम धर्म का आपको पता है कि एक मतलब इसमें आपको पॉइंट टॉपिक क्या क्या लिखने हैं, इसमें हिंदू और मुस्लिम में क्या क्या टॉपिक लिखने हैं मैं आपको बता रहा हूँ, बुलेट पॉइंट्स में लिखना आप। धर्म, तो धर्म मतलब बेसिकली धारण करना, अगर उसका शब्द देखा जाए तो धर्म का अर्थ धारण करना संस्कृत। तो उसमें आपने देखा होगा कि भारत के अंदर जो भगवान है वो बहुत, मतलब कि भविष्यवादी है, बहुत से ईश्वर है, धर्म है और कुल देवता भी है। मतलब बताते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता है, ब्रह्मा विष्णु महेश और जो भी देवता है, जैसे इंद्र देवता वर्षा के देवता है, और जो हमारे सरस्वती है वो हमारी शिक्षा की देवी है। ऐसे करके मतलब कि सभी भगवान, और जो भगवान राम है वो पुरुषोत्तम है, और हनुमान जी है वो पवन के पुत्र है। ऐसे करके मतलब कहीं ना कहीं आप देखोगे तो भारत हिंदू धर्म के जितने भी देवी देवता है वो प्रकृति से किसी न किसी तरह से जुड़े हुए हैं। उसके बाद मतलब आप देखोगे तो हम उनकी पूजा करते हैं, तो उन्हीं पूजा अनुष्ठान में देखना कि हम किसी ना किसी, जैसे कि बंदरों को खाना खिला रहे हैं, मतलब हम कहीं ना कहीं जीवों को, जंतुओं को एक तरह से मतलब कि उस आस्था में एक अच्छा ही काम कर रहे हैं। और इसी तरह से पहला क्या हो गया, भविष्यवादी यानी कि बहुत भगवान में विश्वास रखने वाले हैं। फिर आपने देखा होगा कि जो हिंदू धर्म है उसमें जो ग्रंथ है वो बहुत ज़्यादा है, जैसे कि आपने देखा होगा भगवद गीता है, पुराण है, और जो हमारे वेद है काफ़ी है, मतलब गिनती नहीं कर सकते आप। फिर बात करें तो उसके बाद जो मुस्लिम धर्म की अगर बात करें तो एकेश्वरवादी एक धर्म है, यानी कि अल्लाह में मानता है। फिर इसकी जो पवित्र ग्रंथ है वो सिर्फ एक ही कुरान है, और इसमें जो स्तंभ बताए गए हैं वो 5 स्तंभ बनाए गए हैं, जैसे कि पंथ में विश्वास करना, दिन में 5 बार नमाज करना है, कानूनी दान करना है, अथवा ज़कात रमज़ान के दौरान उपवास या मक्का की तीर्थ यात्रा करना है। तो इसमें 5 स्तंभ बताए हुए, लेकिन हिंदू धर्म के अंदर ऐसा मतलब कि कुछ भी नहीं है। हिंदू धर्म लचीला है, मतलब लचीला मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि आपको कोई भी कट्टरता का पालन नहीं करना है कि आपको दिन में 5 बार मतलब आपको पूजा करनी है, ऐसा कहीं नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपका मन कर रहा है, आप अच्छे से हैं, आपका दिमाग सही है तो आप कीजिए, आपका दिमाग और भी अच्छा होगा। और धर्म में विश्वास करना है, करिए। देखो आज भारत के अंदर जो हिंदू लोग हैं वो मतलब सब कुछ काम करते हैं, वो उनके लिए कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि भाई ये मेरे मतलब धर्म के खिलाफ है या धर्म के वो है। वो मतलब बिल्कुल फ्रेजाइल है, मतलब एक तरह से देखा जाए तो उनको आप
तोड़ नहीं पाओगे। मतलब तोड़ने का मतलब इन द सेंस कि कोई दंगे वंगे करवाने में उनके हाथ नहीं होते हैं, वो मतलब बहुत ही शांत स्वभाव के लोग होते हैं। और लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इन दोनों धर्मों के बीच में कुछ गलत अफवाह फैला के लड़ाइयाँ करवा देते हैं। बाकी सबकी अपनी श्रद्धा होती है अपने धर्म के अनुसार। उसके बाद हम बात करते हैं जो समुदाय के बारे में। तो हिंदू धर्म के अंदर भी आपने देखा होगा कि वैष्णव लोग होते हैं, शैव होते हैं जो शिव को मानते हैं, विष्णु को मानते हैं। इसी तरह से जो मुस्लिम धर्म है उसमें भी देखा होगा आपने शिया सुन्नी समुदाय भी होते हैं। लेकिन एक चीज़ देखना कि हिंदू धर्म के अंदर बहुत सी जातियाँ पाई जाती हैं, 3000 जातियाँ पाई जाती है, 3000 से ज़्यादा ही जातियाँ पाई जाती हैं। बाकी मुस्लिम धर्म में जो जाति है उसको अवॉइड किया जाता है। और सिख धर्म की अगर बात करें तो सिख धर्म आपको पता ही है कि ये उम्र 500 साल पुराना धर्म है। यह कैसे मतलब कि ये भी एक ईश्वरवादी है। इसमें जो इसका ग्रंथ है वो भी एक ही है। फिर ईसाई धर्म की बात करें तो ये भी एक ईश्वरवादी है। ये सब चीज़ें आप मतलब लिख सकते हो बड़े आसान से। इसमें यीशु भगवान की पूजा होती है। बौद्ध धर्म भी आपको पता है कि एक ईश्वरवादी है। बौद्ध धर्म का उदय क्यों हुआ, ठीक है, वो किस चीज़ के कारण मतलब जंगल में गए, बोधि वृक्ष के नीचे उसने शिक्षा प्राप्त की और वो जात पात से छुटकारा पाना चाहते थे। लोगों को जो दुख है वो उनसे ऊपर लेके जाना चाहते थे, ताकि लोग मतलब कि भौतिक जो जीवन है उसमें रह कर के चिंता करनी छोड़ दे। फिर उसके बाद हम बात करते हैं सामाजिक पहचान और परिवर्तन। खंड 4 की बात करते हैं हम। तो खंड 4 में हमारी इकाई 8 दलित आंदोलन के बारे में बात किया हुआ। तो दलित आंदोलन जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दलित आंदोलन मुद्दे और चुनौतियाँ क्या क्या थी। दलित शब्द क्या है। दलित शब्द जो आज देखा होगा आपने SC ST के लिए तक ही सीमित है, जबकि आधारिक जो आधिकारिक रूप थे इसमें अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ी जातियाँ भी समाहित है। तत्कालीन जो ब्रिटिश सरकार थी भारत में अस्पृश्यों के लिए 1935 में SC एक्ट लेकर आई थी। उसके बाद हम बात करते हैं जो मराठी लेखक थे उन्होंने अछूत और हरिजन के बदले दलित शब्द का प्रस्ताव दिया था, जैसा कि आपको पता है। लेकिन महात्मा गांधी ने जो शब्द दिया था इनके लिए हरिजन का शब्द दिया था। संवैधानिक प्रावधान की बात करें तो जो आर्टिकल 15 है उसमें लिखा हुआ है और उसके जो क्लोज 2 और क्लोज 4 है इसमें दलितों के बारे में लिखा हुआ है कि उनको शिक्षा का अधिकार होगा, नौकरी का अधिकार होगा। ये सब उनके संविधान में लिखा हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं सामाजिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की। तो वर्ण और जाति। वर्ण और जाति के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है ऊपर कि वर्ण क्या है, जाति क्या है। ये सब कैटेगराइजेशन है, ये सब कैटेगराइजेशन है, ये सब कैटेगराइजेशन है। भारतीय न्यायपालिका ने समाज में दलित के प्रति होने वाली हिंसा पर काबू पाने के लिए जातिगत अत्याचार को एक अपराध करार दिया था और इससे स्पष्ट रूप से माना जाता है कि दलितों की दासता और दमन के केंद्र में जाति है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। हमारा समाज एक सत्रीकृत समाज है जो पदानुक्रम और भेदभाव पर आधारित है। गुप्ता 1991 में सब चीज़ लिखी थी। इसके बाद हम बात करते हैं शूद्र वैश्य, जो आपको बता ही दिया था ऊपर हमने कि शूद्र क्या करते थे। शूद्र को मतलब ये वर्ण व्यवस्था जो थी वो वैदिक काल की थी और उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ। फिर छुआछूत का सामाजिक चलन क्या था। अस्पृश्यता भारतीय समाज का मतलब सामाजिक चलन कैसे रहा। आपको पता ही है कि उस समय पर जो एक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है उसने अपनी बुक भी लिखी थी, एक कविता लिखी थी जूटन। तो जूटन में मतलब बहुत अच्छी तरीके से उसने बताया था कि जूटन में बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि कैसे मतलब कि लोग जो है वो अछूतों के साथ व्यवहार करते थे, कैसे मतलब वो शादियों में जाते थे तो कैसे वो उठाते थे। अगर आप उस चीज़ को आज महसूस करेंगे, अगर आप मान लो अस्पृश्यता के पात्र मतलब एक पात्र हैं जो अस्पृश्यता का सामना कर रहा है तो आपकी शायद रूह कांप जाती। दो कारणों से जो है ऊपर निर्दिष्ट दो कारकों की जड़ें मूल ब्राह्मणवादी परंपराओं में है जो औपनिवेशिक काल से ही प्रभुत्ववादी हिंदुत्व का बाना मतलब चोला धरे हुए हैं। तो ब्राह्मणों की जो रूढ़िवादिता और उनके प्रभुता समय के साथ बढ़ी है। उन्होंने अपनी यह वैधता इस रचे गए तर्क से हासिल की है कि हिंदू तो हिंदुओं का प्राचीन धर्म है। ये सब चीज़ें मतलब आपको पता ही कि मनुस्मृति में के अंदर लिखा हुआ है कि जो शूद्र है जो मतलब किसी को भी जात छोड़ना या धर्म छोड़ने नहीं देना चाहिए वरना वो विनाश का कारण बनेगा। वैकल्पिक धर्म आंदोलन, जैसे कि आपको पता है कि जब लोग परेशान हो जाते हैं तो फिर वो विकल्प ढूंढते हैं कि इसका दूसरा विकल्प क्या होगा। जैसे कि लोगों ने ढूंढा था बौद्ध के समय में जब लोगों ने ब्राह्मणों से तंग आकर के बौद्ध धर्म को मतलब अपना लिया था, क्योंकि उसमें ना तो उनको पूजा करने का अनुष्ठान करने का हक था
जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुमुखी सुधार करने के लिए पंडिता रामाबाई ताराबाई शिंदे, राजा राम मोहन राय ने समाज के विकास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। फिर उन्होंने लोगों के बारे में सोचा, सती प्रथा को बंद करवाया। महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, अरविंद जैसे आधुनिक भारतीय समाज चिंतकों ने हिंदू धर्म की रूढ़िवादी प्रथाओं को एकदम नकार दिया और समाज को एक नए धर्म का विमर्श दिया है। उनका विश्वास था कि जाति और अस्पृश्यता हिंदू धर्म का मूल स्वरूप नहीं है, यह औपनिवेशिक काल में आया है। तो प्रिंटिंग और सार्वजनिक क्षेत्र का अभ्युदय, ये मतलब कि आप सब चीज़ इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं दलितों नेता और दलित आंदोलन के विभिन्न चरण। ज्योतिबा फुले ने दलित सुधार आंदोलन चलाया। जैसे आपको पता है कि सरकारी स्कूलों में लड़कियों के लिए स्कूल खोलना प्रारंभ किया, स्पर्श लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया, समाज के अंदर सुधार की भावना लेकर आए। ये सब चीज़ आप इसमें लिख सकते हैं। फिर इसके बाद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि समाज आज भी किसी न किसी तरह से इनसे प्रभावित है। ज्योतिबा फुले की बात करें तो फुले द्वारा स्थापित किए गए शोधक समाज के कार्यक्रम में गैर ब्राह्मणवादी आंदोलन को सांस्थानिक मान्यता दी गई। उन्होंने ब्राह्मण को धूर्त और लोभी मानते हुए जातिगत प्रयोजनों में उच्च स्थान जारी रखना सुनिश्चित रखने के लिए ऐसा न्याय आरोपण के लिए निंदा की गई। इसके बाद हम बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और उनका आंदोलन। तो ये भी दलित नेता हुआ करते थे। इन्होंने जो खुद का धर्म भी बदल लिया था, बौद्ध धर्म कर लिया था, और इसी तरह से इसके जितने भी अनुयायी थे, इनको मानने वाले लोग थे, उन्होंने भी अपना धर्म चेंज कर लिया था। पेरियार और जन आंदोलन की बात करें तो तमिलनाडु में गैर ब्राह्मणवादी आंदोलन में ईवी रामास्वामी पेरियार को पैदा किया, जो ईरोड में मर्चेंट परिवार से आते थे। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले की तरह वह अन्य भी कई नेता थे, जैसे तमिलनाडु में नाइकर और केरल में श्री नारायण धर्म परिपालना आंदोलन व SNDP जैसे दलित आंदोलन थे। पेरियार ने 1925 में कांग्रेस छोड़ दी थी। जैसे कि आपको पता है कि इन्होंने ब्राह्मणवाद से तंग आकर पार्टी भी बदल ली थी। इसके बाद हम बात करते हैं इकाई 9 की, लिंग आधारित आंदोलन। जैसे कि आपको पता ही है कि लिंग आधारित आंदोलन क्या क्या हो सकते हैं। तो लिंग मतलब कि या तो जेंट्स या फिर लेडीज, यानी कि पुरुष और महिलाओं के बीच में, जैसे देखा होगा कि इनकी शारीरिक क्षमता में थोड़ी भिन्नता पाई जाती है, और जैसे कि जो महिलाएं होती है, फिर पारंपरिक अपेक्षा और स्त्री की भूमिका व स्थिति, आपने समाज में जाति धर्म के आधार पर लोगों को टकराते हुए देखा होगा, और आपको यह सोचकर हैरानी होगी कि लोग इस तरह क्यों टकराते हैं। इसमें से ज़्यादातर टकराव का कारण पारंपरिक रूप से समाज के उन लोगों से अपेक्षा है। कभी कभी ऐसा ही होता है कि एक जातीय समुदाय के लोग दूसरी जातीय समुदाय के लोगों से दुर्व्यवहार करते हैं। वे अपने आप को सर्वोच्च दिखाने की कोशिश करते हैं, वे अपना वर्ग ऊंचा दिखाने की कोशिश करते हैं, वे अपनी जाति को ऊंचा दिखाने की कोशिश करते हैं, वे अपना धर्म को ऊंचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि उनमें मानसिक तनाव बढ़ जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं भारत में महिला आंदोलन। तो जो एनदेसाई थे, उन्होंने अपनी किताब फॉर एकोमोडेशन टू आर्टिकुलेशन विमेंस बाई मूवमेंट इन इंडिया में भारतीय समाज में स्त्रियों की दुर्दशा पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि आज़ादी के बाद भारतीय स्त्रियों की दशा इतनी खराब है कि उन्हें तिल तिल कर मरने पर विवश किया जा रहा है। 1947 में भारत को आज़ादी मिलने से पहले के दशकों में स्वाधीनता आंदोलन में स्त्रियों की भागीदारी और अपने हितों की हिमायत की गई थी, परंतु आज़ादी के बाद स्त्रियों की समस्याओं पर सरकार ने ठीक से ध्यान केंद्रित नहीं किया और आज़ादी के 30 वर्ष बाद तक स्त्रियों की दशा में कोई सुधार नहीं आया। 1953 में सरकार ने सेंट्रल वेलफेयर बोर्ड का गठन किया था। इसमें अनेक समाज सेवी महिलाओं को भागीदारी करने का अवसर मिला। गणित समाज सेवी महिलाओं ने अनेक संस्थानों का गठन किया, जिनका उद्देश्य महिलाओं के अधिकार दिलाना था, जैसे कि आपको पता ही है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं आरंभिक महिला आंदोलन। जो महिला आंदोलन है उसके बारे में बात की हुई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद जो महिला आंदोलनकारी संगठन में ज़्यादातर सदस्य वामपंथी विचारधारा के, जो महिलावाद को बुजुर्गवाद सोच समझने वाले, उनमें से मध्यम वर्ग व उच्च मध्यम वर्ग से जोड़कर चलते थे। यद्यपि महिला आंदोलनकारी अपने आपको महिलाओं के हितों के समर्पित स्वतंत्र निकाय मानते थे, परंतु सच्चाई यह थी कि इनमें से ज़्यादातर राजनीतिक दलों से जुड़े हुए थे। इन्हें महिलाओं के अधिकारों से कोई लेना देना नहीं था। ये सिर्फ अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने आते थे और महिलाओं की भावनाओं के साथ खेलते थे। इसके बाद हम बात करते हैं कि 1970 के अंतिम दशकों में आरंभ हुए 1980 के दशकों तक मौजूद रहे महिला आंदोलन पर अपनी छाप छोड़ी। 1970 महिला दक्षता समिति नामक महिला संगठन गठन हुआ। इसके सदस्य जो थे वो राजनीतिक दल महिलाओं के साथ न्याय नहीं कर पाए, तो उनका समाधान करने के लिए आए थे। इसके बाद हम बात करते हैं दहेज विरोधी आंदोलन। दहेज विरोधी आंदोलन
आपको पता है कि जो 1975 में हैदराबाद में दहेज और बलात्कार के विरोध में बड़ा संघर्ष किया गया था। उन्हें दहेज न देने और बलात्कार जैसे गंदे और गंदे अन्याय, जितने भी अन्याय हो रहे हैं महिलाओं के साथ, उनके खिलाफ एक प्रदर्शन किया, विरोध किया कि ऐसा ना हो, इनके लिए कड़े से कड़े कानून बनाए जाए ताकि महिलाओं की जो स्थिति है वो अच्छी हो सके। 1977 में जब आपातकालीन स्थिति खत्म हुई तो दिल्ली में जोरदार दहेज विरोधी आंदोलन शुरू हुआ। दहेज के दबाव में अनेक नवविवाहिताओं को भारी पदार्थनाश से गुजरना पड़ा था, अनेक महिलाओं को जिंदा जला दिया जाता था, आत्महत्या करने पर विवश किया जाता था। इस तरह से आपको बताया कि दहेज में क्या क्या कारण हो सकते हैं, और ये दहेज प्रथा आज भी समाज में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से चली आ रही है। फिर है बलात्कार के खिलाफ आंदोलन। तो दहेज संबंधी कानून बनने के बाद कुछ माह बाद पुलिस की हिरासत में बलात्कार के मामले सामने आ गए। आंदोलनकारी महिलाओं के विरुद्ध आवाज़ उठाई, महिलाओं ने इसके विरुद्ध आवाज़ उठाई, और 1970 के दशक के उत्तरार्ध में जब नारीवादी संगठन बने तब उनके सामने पुलिस और जमींदारी द्वारा बलात्कार के मामले आए थे। इन मामलों के विरुद्ध माओवादी आंदोलन ने कड़ा संघर्ष किया। 1978 में पुलिस हिरासत में बलात्कार के मामले ने नारीवादी आंदोलन को आक्रोशित कर दिया। हैदराबाद की ये जो घटना थी हैदराबाद की थी, इसमें रमयाजा बीबी नामक मुस्लिम महिला के साथ कई पुलिस वालों ने बलात्कार किया था। उसका पति रिक्शा चालक था। जब उसे ने पुलिस वालों के खिलाफ आवाज़ उठाई तो उसकी हत्या कर दी गई। हैदराबाद में इसके विरुद्ध रोष भड़का, 22,000 व्यक्तियों ने सड़कें जाम कर दी। फिर आपको पता ही आंदोलन होने के बाद क्या क्या होता है, फिर सेना बुलानी पड़ी और खूब जमकर हाथापाई हुई और बलात्कार की जाँच और हत्या जाँच करने के लिए आयोग बैठा दिया गया। इसी तरह से हमारा ये इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गए हैं। इसके बाद हम चलते हैं जो हमारी इकाई 10 है उसमें। तो अगर महिलाओं के बारे में पूछे तो इसमें यही होता है कि बलात्कार हुआ, और फिर जो शिक्षा नहीं दिलाना, भ्रूण हत्या, ये सब चीज़ महिलाओं के ही आंदोलन है। इसमें हम बात करते हैं जनजातीय और निर्जातीय आंदोलन। तो इसकी जनजातीय आंदोलन आपको पता ही है कि जमीन की रक्षा के लिए उन्हें सड़कों पर आना पड़ा, चिपको आंदोलन, ये सब इसी से जुड़े हुए हैं। तामर विद्रोह में क्या हुआ था? तामर विद्रोह में भोलानाथ साहिब के नेतृत्व में तमार समुदाय के ने ब्रिटिश हुकूमत के अत्याचारों के खिलाफ 1789 में विद्रोह किया और 1882 तक चला। यद्यपि यह आंदोलन तमार जनजातियों द्वारा आरंभ किया गया था, परंतु सिरगी, इसने मिदनापुर, कोयलापुर, घाघा और चटशिला, जालदा तथा सिल्ली के अन्य जातीय समुदाय शामिल हो गए थे, और अंग्रेज़ों को अंग्रेज़ों के खिलाफ जो आदिवासी थे उन्होंने उनकी हत्या कर डाली। और तमार विद्रोह ने 1832 और 1833 में अंग्रेज़ों के तमार विद्रोह को दबा दिया। हो जाति के आदिवासियों की संपत्ति पर अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया और अनेक अधिकार में लेने के बाद उसे हो जाति के मुखिया को सौंप दिया गया। इसके बाद खरवार आंदोलन 1833 में संथाल जाति के आदिवासियों को ही पहले खरवार कहा जाता था। अंग्रेज़ों ने इसकी सारी ज़मीनों पर कब्जा कर लिया था। 1833 में भागीरथ माझी नामक आदिवासी ने अपने समुदाय के लोगों को विश्वास दिलाया और अंग्रेज़ लड़कों ज़मीनों पर फिर से कब्जा करवा दिया था। फिर संथाल विद्रोह, फिर इसके बाद बिरसा विद्रोह इम्पोर्टेंट है। बिरसा विद्रोह का नेतृत्व प्रखर आदिवासी लड़ाकू बिरसा मुंडा ने किया था। भारत के इतिहास में उसके महान संविधान मुंडा जनजाति का संरक्षक माना जाता है। बिरसा मुंडा ने छोटा नागपुर में मुंडा जाति के किसानों पर सामंती व्यवस्था लादने के लिए खिलाफ विद्रोह किया था। यह विद्रोह पहले ही वाले विद्रोह की तरह आदिवासी किसानों के जमीनों और जमींदारों तथा व्यापारियों और सरकारी अफसरों के दखलों के अत्याचार के विरुद्ध था। जैसे कि आपको पता ही है, ये छोटी सी लाइन है लेकिन इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है। जैसे विद्रोह जमीनों और उनके जीवनों में जमींदारों, व्यापारियों और सरकारी अफसरों को दखलों के अत्याचार के विरुद्ध था। यानी कि कैसा था, जो जमींदार लोग थे वो उनसे उनकी ज़मीनों पर से टैक्स वसूलते थे। जब टैक्स नहीं दे पाते थे तो उन्हें व्यापारियों के पास जाना पड़ता था, व्यापारियों से फिर उन्हें कर्जा लेना पड़ता था। जब वो कर्जा नहीं चुका पाते तो उनकी ज़मीनें चली जाती थी, फिर वो अपनी ज़मीन के ऊपर मजदूर बनकर रह जाते थे। फिर जो सरकारी अफसर रहते थे वो उनके जो एरिए थे वो रिजर्व कर दिए थे कि यहाँ पर मतलब कि कोई भी नहीं जाएगा। ये जो जंगल का एरिया आरक्षित कर दिया गया है, इस पर सरकार का अधिकार है। तो इस तरह से मतलब उनके जीवन है जो प्रभावित होता रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं
मीनापुर आंदोलन के बारे में, तो ये इम्पोर्टेंट इतना है नहीं। इसके बाद हम बात करते हैं आदिवासी आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं। तो आपको पता ही है जब कोई आंदोलन होता है तो उसकी विशेषता क्या होती है। वो अपने अगर जल जंगल ज़मीन की रक्षा के लिए आंदोलन कर रहे हैं तो अगर वो आंदोलन में सफल हुए तो मतलब उनको उनके अधिकार मिल जाते हैं, वो फिर से खेती करने लगते हैं, उनके जीवन में खुशहाली बनाती है। ये सब लिख सकते हैं आप इसमें, मतलब अपने दिमाग से भी लिख सकते हैं। निर्वाचन आंदोलन के प्रमुख कारण क्या क्या है। तो भारत में विभिन्न जातीय आंदोलन के अध्ययन करते समय समाजशास्त्रियों के मन में उत्सुकता जागी कि उनके पीछे अवस्थित कारणों का पता लगाया जाए। तो विभिन्न विचारकों ने निर्जातीय आंदोलन के अलग अलग कारण गिनाए। उदाहरण के लिए रजनी कोठारी ने आधुनिकीकरण की प्रवृत्ति को निर्जातीय आंदोलन के जिम्मेदार माना है। ये सब उनके विचार, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं। निर्जातीय आंदोलन के प्रकार, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप पढ़ सकते हैं। बहुसंख्यक निर्जातीय आंदोलन के बारे में आप पढ़ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारी अगली इकाई है, इकाई नंबर 11, और जो ये हमारा लास्ट खंड रहेगा, खंड 5। तो इसमें जो बताया गया है वो राज्य सांप्रदायिकता के बारे में बताया हुआ है। तो सांप्रदायिकता आपको पता ही है कि जब दो समुदाय आपस में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दिखाने की कोशिश करते हैं तो उसके बीच में अक्सर शत्रुता बढ़ती है, निकटता कम होती है और वो लड़ पड़ते हैं। उनको सही गलत का कुछ नहीं पता रहता, बस वो मतलब चिढ़ने लगते हैं और उनके बीच में मानसिक तनाव बढ़ जाता है और सांप्रदायिकता का रोल ले लेती है वो। भारत में सांप्रदायिकता वृद्धि के कारण आपको पता ही है कि जो ब्रिटिशर थे उन्होंने भारत के अंदर दंगे करवाने के लिए फूट डालो शासन करो वाली नीति का अपनाया, जिसमें मुस्लिम समुदायों को हिंदू समुदाय से लड़वाया, हिंदू समुदाय मुस्लिम समुदाय से लड़वाया। ब्रिटिश हुकूमत में जो नीति थी कि फूट डालो राज करो, इसमें भेदभाव करवा दिया उन्होंने। यह भेदभाव भर्ती में भी चालू रखा और इसी तरह से यह भेदभाव आज भी किसी न किसी तरह से लोगों के दिमाग में विद्यमान है। और इसके बाद हम बात करते हैं सांप्रदायिक दंगे के बारे में। सांप्रदायिक दंगा, जैसे कि आपने भारत पाकिस्तान विभाजन के समय 1947 में जो दंगा हुआ था, उसके बाद सिख विरोधी सांप्रदायिक दंगे 1984 में, फिर कश्मीर में हिंदू पंडितों को कश्मीर से भगाने के लिए की गई सांप्रदायिक हिंसा और नरसंहार, अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढाए जाने पर भड़के सांप्रदायिक दंगे, आसाम की सांप्रदायिक हिंसा, मुजफ्फरनगर के सांप्रदायिक दंगे। इसी तरह से सांप्रदायिकता क्या है इसके बारे में बताया। उपनिवेशवादियों के अनुसार क्या है और राष्ट्रवादियों के अनुसार क्या है। तो इसके बाद जो अन्य विद्वानों के अनुसार से सांप्रदायिकता क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। इसके बाद आधुनिकतावादियों के विरोधी। इसके बाद भारत में सांप्रदायिकता संदर्भ, ये आप पढ़ ही सकते हैं। इसमें वही है, मतलब सांप्रदायिकता शब्द को आपको समझना है और उसके बारे में आपको लिखना है। फिर हम बात करते हैं जो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगली इकाई है इकाई नंबर 12, और इकाई नंबर 12 है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्षता यानी कि भारत के अंदर धार्मिक विविधता बहुत ज़्यादा पाई जाती है। यहाँ पर सभी को अपने धर्म अबाध रूप से मानने के लिए जो लिबर्टी दी हुई है, वो अपने धर्म को मान सकते हैं, किसी धर्म विश्वास कर सकते हैं। उनके पालन के लिए वो धन या कोई भी पैसा अगर उन्हें अर्जित करना है तो वो इकट्ठा कर सकते हैं और वो अपने धर्म की शिक्षा दे सकते हैं। इसी तरह से मतलब ये कानून बनाए गए हैं। धर्मनिरपेक्षता शब्द मतलब धर्म, देश का कोई धर्म नहीं, देश सभी धर्म में विश्वास रखता है। धर्म के भीतर धर्मनिरपेक्षता के बारे में बताया हुआ है। मूल्य के रूप में धर्मनिरपेक्षता के बारे में बताया गया है। फिर धर्मनिरपेक्षीकरण प्रक्रिया क्या है, धर्म धर्मनिरपेक्ष शक्तियों के बीच का संघर्ष क्या है, चर्च तथा राज्य क्या है। तो चर्च तथा राज्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि आपको पता है कि जब विश्व का क्या बोले, जब विश्व के अंदर चर्च जो था वो पावर का केंद्र हुआ करता था, उस समय चर्च जो बात बोलता था वही सही माननी पड़ती थी। लेकिन समय के साथ जैसे ही शिक्षा का प्रकाश समाज में फैलने लगा तो उन्होंने चर्च का विरोध करना शुरू किया और लोगों ने अपनी जो उस समय पत्रिका वगैरह, पत्राचार वगैरह उस समय प्रकाश में आए थे, तब वो लोगों ने उसमें अपना प्रकाशन डालना शुरू किया और उन्होंने ईसाई धर्म के अंदर जो रूढ़िवादिता थी, कट्टरवादिता था, उसको कम करने के लिए बातें लिखी उन्होंने। मतलब उसमें कटाक्ष करने शुरू किए, जिससे कि लोगों के पास जो चर्च उन पर दमनकारी नियम बनाता था वो उसमें उनको ढील देनी पड़ी और इस तरह से वहाँ पर उन्होंने राज्य की मांग करनी शुरू कर दी। उसमें उन्होंने कहा कि हमें जो चर्च का जो क्या बोलते हैं, चर्च का जो उपनिवेश है वो हमें नहीं चाहिए, चर्च के नियम हमें नहीं चाहिए, हमें राज्य के नियम चाहिए जो कि पढ़े लिखे लोगों के द्वारा बनाए जाए। जैसा कि नवजागरण काल के बारे में मैंने आपको बताया, 14वीं और 16वीं शताब्दी में क्या होता, पढ़ना लिखना शुरू किया था उन्होंने, इस बात पर ध्यान देना कम कर दिया था कि शासक या पादरी उन्हें क्या बताते हैं। वो जब शासक और पादरी उनको कुछ बताते थे तो उस पर ध्यान नहीं देते, उन्होंने नए विचारों पर कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। उनकी रुचि प्राचीन यूनानियों तथा रोमनों की कला व ज्ञान के प्रति बढ़ी और
जैसे कि आपको पता है कि तर्कसंगत न्याय की ओर बढ़ने लगे, वो अलौकिकता से मुक्ति चाहते थे, विज्ञान की उन्नति हुई, नए नए आविष्कार होने लगे, व्यापार और वाणिज्य का विकास हुआ, एक देश दूसरे देश से जुड़ने लगे, यहाँ की चीज़ें वहाँ जाने लगी, लोग मसाले, तंबाकू, कोको, हाथी दाँत, सोना, चांदी, सभी चीज़ें बढ़कर अफ्रीका से लाए गए, मानव गुलामों की भुयता हो गई, व्यापार और वाणिज्य के विकास का महत्वपूर्ण परिणाम था मध्यम वर्ग का विकास। यह वर्ग जिसमें व्यापारी, बैंकर, समुद्री पोत शामिल थे, प्रभावशाली तथा राजनीतिक दृष्टि से शक्तिशाली वर्ग बन गया। इन क्रांतिकारी परिवर्तनों के साथ ही विचारधारा और धर्म और संस्था संगठन में विच्छेद उत्पन्न हुआ और जिसे सुधारीकरण के रूप में पहचाना गया। तो सुधारीकरण के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे कि लोग एक दूसरे से जुड़ने लगे और धर्म की जो कट्टरता थी वो उस समय कम हुई। भारत में धर्मनिरपेक्षता के बारे में जानते हैं। भारत और धर्मनिरपेक्षता, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में धार्मिक स्थान है, बहुधर्मी समाज है। धर्म भारतीयों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। धार्मिक द्वंद्व और सांप्रदायिक दंगे भारतीय समाज की बहुधर्मिता के कारण हमारे जीवन का हिस्सा बन गए हैं। यह स्थिति ऐसे तथ्य को उजागर करती है, जब समाज में बहुत धर्मों का बोलबाला हो तो शासन का कार्य कठिन हो जाता है और हमारे नेता ने इस स्थिति की प्रक्रिया को सबूत धर्मनिरपेक्ष मूल्य को मजबूत करने पर बल दिया है। धर्मनिरपेक्ष विचारों को हमारे संविधान में भी समाहित किया गया है। भारत में धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है कि अपनी पिछली चर्चा में हमने देखा किस तरह से, हाँ ये सब वही है जो हमने पहले पढ़ा दिया आपको। उसके बाद हम धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा और आदर्शवाद की बात करते हैं कि किस तरह से भारत में लोग बहुत से धर्म मानने के बावजूद भी एक ही मतलब एक ही माला में पिरोए हुए मोतियों की तरह है। अलग अलग धर्म लेकिन फिर भी एक साथ रहने की भावना, एक राष्ट्र की भावना, मतलब ये बहुत ही अगर देखा जाए तो महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। इसके बाद इसकी शब्दावली दी हुई है, एक रखी कि क्या है, वंशावाद, ये सब पश्चिमीकरण क्या है, कामगार क्या है, ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको दी हुई है, जमींदार क्या है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। और ये जो हमारे BSOC 132 भारतीय समाजशास्त्र के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे हमने 1 घंटे के अंदर कवर कर दिए हैं। और अगर आप इनको पढ़ के जाते हैं, लास्ट टाइम में ये सब रिपीट करते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। लेकिन इसके लिए आपको एक जो बेसिक समझ है वो क्रिएट करनी पड़ेगी। वो जो मैंने अपने पहले लेक्चर जो आपको दिए हुए हैं, 5 से 6 लेक्चर है आई थिंक, उनमें आप जा कर के पाँचों खंड को एक बार पढ़ सकते हो। एक घंटे की क्लास आई थिंक, उसमें आप पढ़ने के बाद फिर 2 घंटे पहले अगर आप ये क्लास कर लेते हैं तो आपको जो मार्क्स है वो मतलब 70 से 80% के बीच में वो मार्क्स आ जाएंगे। और कुछ मार्क्स जो मैंने असाइनमेंट्स के थ्रू आपको बताए हैं कि कैसे लिखना है, उनसे आपको मिल जाएंगे। और जो आपका ओवरऑल परसेंटेज है वो 70% से ऊपर हो जाएगा। थैंक यू।